नमस्कार साथियों, घोटुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। घोटुल एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ऑफलाइन क्लासेस में भी बैठे हुए आप सभी लोगों का भी स्वागत है। पिछली कंप्यूटर क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि बिजली सप्लाई करने के लिए किस जनरेशन में किस डिवाइस का उपयोग किया गया था। उसका थोड़ा-सा कोड वर्ड देखे थे कि भाई वैक्यूम ट्यूब को एक लेडी फॉरेस्ट में जा रही है, उसका हस्बैंड है फ्लेमिंग, वो एम्ब्रेसिंग फील कर रहा है तो एम्ब्रोस फ्लेमिंग। उसके बाद ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, फिर आईसी चिप को नाक में भी लगाया जा सकता है, कान में भी लगाया जा सकता है। तो आईसी चिप जो होता है, वो नाक में भी लगाया जा सकता है और कान में भी लगाया जा सकता है। तो कान वाला किल्वी नाक वाला नॉइज़ी, किल्वी और नॉइज़ी से याद रखना है। इसके बाद फिर अपन देखे थे कि आईसी चिप के बाद में माइक्रो प्रोसेसर आया था। माइक्रो मतलब हाफ, हाफ और उसका फ्रेंड टेर्डिनो हाफ और फ्रेडिनो फॉगिन। हाफ और फ्रेडिनो फॉगिन ने मिलकर के क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। इसके बाद में इंटेल 404 कंपनी भी उन्हीं लोग लेकर के आए थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फिर पांचवी पीढ़ी में हमने जॉन मैकार्थी को पढ़ा था, एआई के बारे में पढ़ा था। ये अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया जा रहा है। अब तो हम लोग बिजली सप्लाई कर लिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन था तो उसको हम लोगों ने बिजली सप्लाई कर दिया। अब अपन ये जानते हैं कि भाई कंप्यूटर हम लोगों की बातों को समझता कैसे है, कि कंप्यूटर हमारी बातों को कैसे समझता है। कंप्यूटर हमारी बातें कैसे समझता है। कैसे समझता है हमारी बात। मैं जैसे आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, आप मेरी बातों को क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरी और आपकी भाषा समान है। आपको भी हिंदी समझ में आता है और मैं भी हिंदी बोल रहा हूं, इस कारण से आप इस बात को समझ पा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं आप तब समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको भी हिंदी आती है और मैं भी हिंदी बोल रहा हूं। ऐसे ही कंप्यूटर की भी भाषाएं होती हैं। कंप्यूटर के भी अंदर दो तरह की भाषाएं होती हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर की भाषाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कंप्यूटर की भाषाएं भी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की भाषाएं समझता है कंप्यूटर। कौन कौन सा, तो दो प्रकार की भाषाएं कौन सी हैं। पहला होता है निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा, इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, एल एल एल। ठीक। दूसरा है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा वो होती है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। जबकि उच्च स्तरीय भाषा वो होती है जिसको समझाने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। आ रहा है समझ में। कंप्यूटर की दो तरह की भाषाएं होती हैं, जिसको एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया HLL। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा हो गई। निम्न स्तरीय भाषा वो भाषा होती है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, जैसे मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। मशीनी भाषा को ही बाइनरी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी भाषा भी कहते हैं।
जो मशीनी भाषा है, इस मशीनी भाषा को ही बाइनरी भाषा भी कहते हैं। जबकि उच्च स्तरीय भाषा को समझाने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और जितनी भी उच्च स्तरीय भाषाएं होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का ही उपयोग करके एप्स मतलब एप्लीकेशन और प्रोग्राम बनाए रहते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है। जो उच्च स्तरीय भाषा होता है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज का जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसी का उपयोग करके अपन क्या बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर बनाना हुआ या कोई प्रोग्राम बनाना हुआ हमको कंप्यूटर में, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। इतना आ रहा है समझ में? ऑनलाइन वाले जो भी देख रहे हैं, आ रहा है समझ में? ठीक। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण दे दिया मैं, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे जावा, सी, सी प्लस प्लस, फोर्टान, कोबोल, कोबोल, बेसिक, ईटीसी, बहुत सारे। ठीक। तो अब हम कंप्यूटर की भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे जनरेशन के आधार पर। जनरेशन के आधार पर कि जनरेशन के बेस पे कंप्यूटर के भाषाओं का वर्गीकरण, कंप्यूटर की भाषाओं का, कंप्यूटर की भाषाओं का पीढ़ियों के आधार पर वर्गीकरण, पीढ़ियों के आधार पर वर्गीकरण मतलब हम किस पीढ़ी में किस लैंग्वेज का उपयोग किए, किस लैंग्वेज का आविष्कार किए, या किस लैंग्वेज को उपयोग में लाया गया। देखिए, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी मतलब 1940 से 1955 वाला दौर। तो प्रथम पीढ़ी में हमने मशीनी भाषा का आविष्कार किया। जब कंप्यूटर शुरुआत में 1940 के दौर में बना, तो सबसे पहला लैंग्वेज कौन सा डेवलप किया गया, तो मशीनी भाषा को डेवलप किया गया। ठीक, मशीनी भाषा को डेवलप किया गया। अब क्योंकि देखो कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर एक मशीन है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता होगा, बिजली जाता होगा, और बिजली, देखो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर क्या है, बिजली से चलने वाला मशीन है, बिजली यंत्र है। तो कंप्यूटर के अंदर कई सारे सर्किट्स होंगे, स्विच होंगे, स्विच होंगे कि नहीं होंगे, और स्विच या तो बंद होता होगा या चालू होता होगा, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। ठीक। तो कंप्यूटर दो तरह की भाषाओं को बहुत आसानी से समझ लेता है। उसकी मशीनी भाषा है 0 और 1, 0 और 1। ये जो 2 डिजिट आपको दिख रहा है, ये 2 डिजिट को ही मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है कंप्यूटर का। 0 का इंडिकेशन होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। भाई कंप्यूटर एक क्या है, बिजली से चलने वाला मशीन है। ये बिजली सप्लाई होता होगा तो उसके अंदर भी स्विच लगे होंगे, तो स्विच ऑन मतलब 1 नंबर, ऑफ मतलब 0 नंबर। तो जो मशीनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 है। कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 है। 2 डिजिट को कंप्यूटर का मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। ये 0 और 1 को ही 2 है, 2 मतलब बाई नंबर, तो बाई नंबर को बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। ये 0 और 1 को क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। आ रहा समझ में?
बाइनरी नंबर को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, बाइनरी नंबर को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट। और ये बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म ही है बिट। बाइनरी डिजिट मतलब बिट, बिट मतलब 0 और 1, 0 और 1। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में या पहली भाषा मशीनी भाषा है। 0 और 1 को हम मशीनी भाषा कहते हैं। इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, इसे बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, और बाइनरी डिजिट का शॉर्टकट फॉर्म है बिट। और बाइनरी डिजिट के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा, जो बाइनरी डिजिट बनाया वो भगवान के समान व्यक्ति है। कंप्यूटर की पहली भाषा बनाई गई तो भगवान के समान, भगवान को हम क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। तो भगवान का कोई दोस्त होगा भाई। इतना बड़ा चीज जो व्यक्ति कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर की जो भाषा बना रहा है वो भगवान का दोस्त ही होगा। तो एक भगवान के दोस्त ने इस बाइनरी डिजिट को बनाया था। भगवान का दोस्त मतलब गॉड फ्रेंड, गॉड फ्रेंड लेबनिज ने, गॉड फ्रेंड लेबनिज ने सबसे पहली बार बाइनरी डिजिट का आविष्कार किया था। याद रहेगा। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। मशीनी भाषा को कौन सा डिजिट है? 0 और 1 डिजिट है। 0 और 1 डिजिट को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, बाइनरी नंबर भी कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है, इसलिए ये 0 और 1 या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। तो 0 और 1 को ही इसलिए समझता है क्योंकि ये तो ये बंद होगा या तो ये ऑन होगा। ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन है? गॉटफ्राइड लेबनिज। ये प्रथम पीढ़ी हो गया। दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? दूसरी पीढ़ी मतलब 1956 से 1975 वाला दौर, 64-65 वाला दौर। ठीक। दूसरी पीढ़ी में, तो दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया गया या असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया है, वो भी अंग्रेजी पर आधारित। जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। यह असेंबली भाषा अंग्रेजी पर आधारित था। किस पर आधारित था? अंग्रेजी पर आधारित था। इसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। असेंबली भाषा को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, ये भी याद रखना। सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज क्यों कहते हैं भाई? अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म है, ये इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। जैसे समझना बता रहा हूं, एडिशन के लिए एट और सब्सक्रिप्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल। ठीक। मतलब होता क्या था, जो असेंबली भाषा जिस समय बनाए तो तुम ADDD डॉट लगा दोगे तो एडिशन लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन में MUL लिख दिए तो मल्टीप्लिकेशन लिखा जाएगा। आ रहा समझ में? सब्सक्रिप्शन के लिए SUB दबा दोगे तो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन दब जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट था ये अंग्रेजी का शॉर्टकट फॉर्म है, और ये सिंबल दिखा रहा है कि भाई ADD का मतलब एडिशन, सब्सक्रिप्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो भाषा थी ये भाषा असेंबली भाषा थी। तो प्रश्न ये पूछता है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया था? तो असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। असेंबली भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? तो असेंबली भाषा को हम सिंबॉलिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये संकेत दे रहा है केवल। ADD का मतलब एडिशन, सब्सक्रिप्शन का सब, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कई सारे शब्द थे। ठीक। किस पर आधारित था? तो अंग्रेजी के शब्द पर आधारित था।
असेंबली भाषा को 1950 में बनाया गया था, 1950 में बना था ये। ठीक, अब कभी कभी इंटरव्यू में पूछ सकता है या किसी एसएससी वाले या रेलवे वाले प्रश्न में ऐसा पूछ सकता है कि असेंबली भाषा का निर्माण या असेंबली भाषा का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था। तो ध्यान से, जो मैं बोलना चाह रहा हूं ध्यान से समझना कि असेंबली भाषा 1950 में बना है। 1950 का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी कब से कब तक चला, 1940 से 1955 तक। तो प्रथम पीढ़ी में ही इसका निर्माण हो गया। जो असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा का निर्माण कब हुआ, वो प्रथम पीढ़ी में निर्माण हुआ है, प्रथम पीढ़ी के दौर में निर्माण हुआ, निर्माण, लेकिन उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया है। 5 साल बाद, इसके बनने के बाद 5 साल बाद इसको कंप्यूटर में अपलोड किया गया। आ रहा है समझ में? हुआ क्या था कि जब देखो पहले के कंप्यूटर में, जब एक बार कंप्यूटर बन गया उसमें मशीनी लैंग्वेज है भाई, इतने सारे कंप्यूटर को फेंकेंगे क्या, उसमें कैसे अपलोड करें, इंस्टॉल करते नहीं बन रहा था। तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि अभी 5 साल रुक जाते हैं, उसके बाद फिर मतलब 5 साल भी उन लोग प्रयास करते रह गए, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज को इसमें इंस्टॉल किए। ठीक है, और असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत होती है। देखो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, तो अगर कोई भी भाषा नहीं बनेगी, कोई भी नया लैंग्वेज तुम बना लो, कोई भी नया प्रोग्राम बना लो, उस प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में या मशीनी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्टर के लिए असेंबलर की जरूरत रहती है। वो भी एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में रहता है, कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल कर दिया जाता है कि असेंबली जो लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट किया जाता है। आ रहा समझ में? असेंबली लैंग्वेज है, कंप्यूटर में डाला जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, लेकिन उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक अनुवादक की जरूरत होती है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिसे असेंबलर कहते हैं। तो याद रखना, इसे मतलब असेंबली भाषा को, असेंबली भाषा को असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए, अनुवाद करने के लिए असेंबलर अनुवादक की जरूरत, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, एक ट्रांसलेटर ऐप सॉफ्टवेयर जो होता है, असेंबलर की आवश्यकता होती है। याद रखोगे हमेशा कि मशीनी जो असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसकी जरूरत होती है, असेंबलर की जरूरत होती है। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी में हमने असेंबली भाषा का उपयोग किया। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ है, पांचों पीढ़ी में जाएंगे अपन। तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मतलब 1965 से 75 वाला दौर। तो तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। कूट और कारण में बन सकता है ये प्रश्न, इसलिए एक एक चीज लिख रहा हूं। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, और सबसे पहली बार कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया, तो पहला हाई लेवल लैंग्वेज जिसको सन 1957 में बनाया गया था, सन 1957 में
फोरटान बनाया गया। क्या बनाया गया? फोरटान। फोरटान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरटान लैंग्वेज था। कौन सा लैंग्वेज था? फोरटान लैंग्वेज था। सन 1957 में इसे बनाया गया। ठीक, 1957 में इसे बनाया गया। किसने बनाया? तो देखो, इसको भी हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। फॉर्मूला फोरटान लैंग्वेज जो है, फोरटान, फोरटान का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करना बकवास काम है, ट्रांसलेशन करना बकवास काम है। तो जॉन बैकस ने किया था। इसके आविष्कारक कौन है? जॉन बैकस। फोरटान लैंग्वेज को किसने आविष्कार किया था? तो आविष्कारक कौन है? जॉन बैकस। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है। पहली उच्च स्तरीय भाषा जिसको बनाया गया, उच्च स्तरीय भाषा का मतलब जिस भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हमको अनुवादक की जरूरत होती है। भाई असेंबली भाषा भी एक प्रकार का उच्च स्तरीय भाषा है, लेकिन उसको एडवांस लैंग्वेज में नहीं गिनते, उसको एडवांस लैंग्वेज नहीं बोला जाता है वो, लेकिन उसको एडवांस लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज नहीं पढ़ते। उच्च स्तरीय भाषा का मतलब क्या होता है? उच्च स्तरीय का भाषा का मतलब जिसे ट्रांसलेट करना पड़े, जिसे ट्रांसलेट करना पड़े। ठीक, तो सर असेंबली लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करते हैं, तो याद रखना भले ट्रांसलेट करते हैं लेकिन उसको हाई लेवल लैंग्वेज नहीं बोलते। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज ही उसको बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की स्टार्टिंग होती है फोरटान से। सबसे पहली बार एक ऐसा लैंग्वेज बनाया गया, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग। याद रखना, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग एप्लीकेशन बनाने में, कोई एप्लीकेशन बनाना है तुमको, व्हाट्सएप फेसबुक बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। एप्लीकेशन बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जितना भी उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किसमें किया जाता है? एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। ठीक, पहला हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा था? फोरटान था। किसने बनाया था? जॉन बैकस ने बनाया था। कब बनाया था? सन 1957 में बनाया था। इसके बाद दूसरा मतलब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कई सारे लैंग्वेज के उपयोग किए गए हैं, जिनमें से मुख्य बता रहा हूं, फोरटान हो गया। फिर सन 1959 में, अच्छा ये भी ध्यान देना कि आप कोई नोटिस कर पा रहे होगे, तो सर ये तो 1957 लिखा है और तीसरी पीढ़ी 1965 से स्टार्ट हो रही है। तो वही बात है, इसका निर्माण पहले कर लिया गया, इसका निर्माण पहले कर लिया गया लेकिन उपयोग बाद में किया गया। कोई भी लैंग्वेज भले अपन बना लिए हैं, लेकिन उसको कंप्यूटर में लाने में, सिस्टम में बैठाने में, इंस्टॉल करने में साइंटिस्ट लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा है। जो आज आसानी से एंड्रॉइड चला लेते हो ना, वो एंड्रॉइड को बनाने में कितने सारे साइंटिस्टों का कितना भेजा लगा है ना, नहीं जानते हो। यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं और जो अमेजोन के जेफ बेजोस लोग हैं, ये लोग इतने रईस क्यों हैं? हमारे भारत से 3 गुना जीडीपी है। एलन मस्क के जो टोटल पैसा है, भारत का जो जीडीपी है ना, उसका 3 गुना कर दोगे तो वहां के एक इकलौते कंपनी के पास उतना पैसा है। तो इतना पैसा क्यों है? क्योंकि उन लोग इतना दिमाग लगाए, इतना दिमाग लगाए कि तुमको व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, लेकिन उसको बनाने में कितने सारे एप्लीकेशन, कितने सारे कोडिंग डिकोडिंग वर्ड लगे होंगे। इन लोग ये दिमाग लगाते हैं। आए समझ में? बैठे बैठे पैसा कमाएंगे। कंप्यूटर में हम ऐसा चीज ले आएंगे कि तुम उसके आदी बन जाओ और बिना उसके रह नहीं पाओ। और पैसा कौन कमाएंगे? कंपनी कमाएगी। आपके एक एक बीट, एक एक एमबी, एक एक जीबी का पैसा कौन कमा रहा है? कंपनी कमा रही। आ रहा है समझ? तो बना पहले गए
लेकिन इसका उपयोग बाद में किया गया। तो सवाल ऐसा भी आ सकता है कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन का निर्माण किस पीढ़ी में किया गया है, तो पीढ़ी का सन याद रखना 1955 से 1965, मतलब दूसरी पीढ़ी में। लेकिन उपयोग कब किया गया है, उपयोग कब किया गया, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। जो उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। आ रहा समझ में ऑनलाइन? हाँ चलो ठीक, कमेंट करना, कमेंट कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। सन 1959 में क्या किया गया है, तो 1959 में दूसरी भाषा आई, उसका नाम था कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका आविष्कार सन 1959 में किया। तो देखो फॉर्मूला ट्रांसलेशन का आविष्कारक कौन किया है, तो याद रखना फॉर्मूला ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन करना बकवास काम है, मतलब जॉन बेकस। सन को रखना पड़ेगा, सन को तो याद रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब जो कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल के आविष्कारक कौन है, तो कबूतर को आप मुर्रा खिलाते हो, कबूतर को मुर्रा, तो कोबोल को मुर्रा, कोबोल को मुर्रा खिलाओ, तो जॉन हूपर मुर्रे, इसके आविष्कारक कौन है, इसके आविष्कारक हैं जॉन हूपर मुर्रे, जॉन हूपर मुर्रे, इसके आविष्कारक कौन है, जॉन हूपर मुर्रे हैं। और याद रखिएगा कोबोल भाषा का उपयोग व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है, व्यापार के क्षेत्र में, इसीलिए कॉमन बिजनेस है ना, व्यापार के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आ रहा समझ में? ऐसा भी पूछा गया है कि व्यापारिक क्षेत्र में किस भाषा का उपयोग किया जाता है, किस कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो कोबोल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े, इसके बाद भी और लैंग्वेज का उपयोग किया गया है भाई तीसरी पीढ़ी में। कोबोल के बाद में अगला लैंग्वेज आता है बेसिक। ये बेसिक का भी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका आविष्कार कब किया गया था, तो सन 1964 में किया गया। ये तीसरी पीढ़ी में ही उपयोग किए गए लैंग्वेज हैं। तीसरी पीढ़ी में हमने कई सारे लैंग्वेज का उपयोग किया, ठीक है, फोर्टान का किया, कोबोल का किया, उसके बाद बेसिक का उपयोग किया, है ना। बेसिक याद रखना 1964 में किसने बनाया, तो बेसिक को कमीनी कुत्ती, जैसे लड़कियां आपस में क्या गाली बकते हैं एक दूसरे को, चल रहे कमीनी, चल रहे कुत्ती, तो कमीनी कुत्ती याद रखना। जॉन कामिनी कर्ट्स, जॉन कॉमिनी कर्ट्स ने बनाया। देखो चीजें याद रहनी चाहिए, वो अच्छी रहे चाहे बुरी रहे, आप किसी भी चीज से उसको दिमाग में बैठा के रखो। बेसिक चीज को किसने बनाया, तो कमीनी कुत्ती ने बनाया, ठीक, कमीनी कुत्ती, कॉमिनी कर्ट्स, सन 1964 में बनाया था। याद रखना बेसिक लैंग्वेज एक अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसका सीमित उपयोग किया जा सकता है। ये कोटेशन आता है, अनस्ट्रक्चर्ड है कि स्ट्रक्चर्ड है, तो सिर्फ इतना याद रखना, क्या होता है क्या नहीं होता ये अपने को याद नहीं रखना है, इतना याद रखना कि बेसिक एक अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसका सीमित उपयोग किया जाता है, जिसका सीमित उपयोग किया जाता है।
और याद रखना कि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। क्या है ये? कंपाइल्ड लैंग्वेज है। जो बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है जिसको तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का जो उपयोग किया जाता है, सीमित उपयोग किया जा सकता है। इसको सन 1964 में जॉन कम्युनिकट्स ने बनाया था। ठीक है, इतना याद रखना। तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। कंपाइल्ड क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ये मैं बताऊंगा, आगे चल करके बताऊंगा। जब किसी भाषा को पूरा पढ़ के ट्रांसलेट करना होता है तो ऐसी भाषा को कंपाइल्ड भाषा कहते हैं। कुछ भाषा के एक एक शब्द को रीड करता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है। एक सॉफ्टवेयर आता है जो लैंग्वेज के एक एक वर्ड को पढ़ता है और कन्वर्ट करता है, तो उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। और कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो पूरी भाषा को एक साथ रीड करता है और कन्वर्ट कर देता है, तो पूरी भाषा को एक साथ पढ़ेगा और कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसी भाषा जिसको पूरा पढ़ के कन्वर्ट किया जाता है वो है कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज, पूरा कंप्लीट रूप से इसका ट्रांसलेशन होता है। ठीक, वो मैं बताऊंगा जब सॉफ्टवेयर अपन पढ़ेंगे तो उस समय बताऊंगा। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज हो गया। बेसिक के बाद में आता है पास्कल। पास्कल निकल, पास्कल निकल। अगर पास्कल लैंग्वेज जो है, उस पास्कल लैंग्वेज को किसने बनाया था? तो पास्कल निकल ने बनाया था, निकोलस विर्थ ने, निकोलस विर्थ ने बनाया था। निकोलस विर्थ इसके आविष्कारक हैं। तीसरी पीढ़ी में बहुत सारे लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। कोबोल का किया गया, फोर्टान का किया गया, बेसिक का किया गया, पास्कल का किया गया। पास्कल का आविष्कार किस लिए किया गया था? तो याद रखिएगा, शिक्षा क्षेत्र में इसका काम किया जाता है, शिक्षा क्षेत्र के लिए, स्कूलिंग के लिए। ठीक है, स्कूलिंग के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है। कब बनाया गया था? तो सन 1970 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1970 में बनाया गया था पास्कल लैंग्वेज को। किस पीढ़ी का भाषा है? तो तीसरी पीढ़ी की भाषा है। निकोलस विर्थ इसके आविष्कारक हैं। ठीक है, इसके बाद भी कुछ लैंग्वेज और बचे हैं। पास्कल हो गया, बेसिक हो गया। अच्छा, पास्कल को याद रखना, वो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? पास्कल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ये अनस्ट्रक्चर्ड है, बेसिक, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। और ये भी कंपाइल्ड है। ये भी क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ये भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक, आगे बढ़े तो बेसिक हो गया, पास्कल हो गया। इसके बाद आता है चौथा पीढ़ी। चौथा पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी जो है ये स्टार्ट हुई है 1975 से 1990 वाला जो दौर है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर का है। चतुर्थ पीढ़ी में क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया। अब क्वेरी लैंग्वेज किसको कहते हैं? तो डोमेन बेस्ड लैंग्वेज को, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज को, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज को क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। जो डोमेन बेस्ड लैंग्वेज होता है वो कैसा होता है? नॉन प्रोसेजुअल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, नॉन प्रोसेजुअल लैंग्वेज। नॉन प्रोसेजुअल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, कोडिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। कोडिंग लैंग्वेज का मतलब होता है हमको जब जिस एप्लीकेशन की जरूरत है हम तत्काल उसको बना दिए। ठीक, हमको अगर जिस एप्लीकेशन की जरूरत है तो हम उसको वहीं पर बना दिए।
अगर आपको एंड्रॉयड में कोई ऐप बनाना होता है तो आप जावा में बनाते हैं, और डिस्क ड्राइव में कोई ऐप बनाना रहता है तो उसको आप पाइथन में बनाते हैं। सिर्फ इतना दिमाग में अभी बैठा के चलना कि अगर आपको एंड्रॉयड में कोई ऐप बनाना है तो वो किस में बनाया जाता है? एंड्रॉयड वाला ऐप वो जावा में बनता है। जावा भी एक लैंग्वेज है, वो मैं बताऊंगा आगे चल के। अच्छा, इसको अभी मिटा देता हूं भाई, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाएगा। रहने तो, भूल जाओ जो मैं बताया उसको भूल जाओ। तो क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी में। क्वेरी लैंग्वेज को डोमेन बेस्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है, कोडिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके उदाहरण में लिख लो, कई सारे उदाहरण हैं। पहले तो रूबी, पर्ल और पाइथन याद रखना। रूबी, पर्ल और पाइथन याद रखना। रूबी, पर्ल और पाइथन ये चतुर्थ पीढ़ी के लैंग्वेज है। इसके अलावा SQL, इसको स्टार मार्क करके लिखना कि SQL जो है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक चतुर्थ पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला लैंग्वेज है। ठीक। इसके अलावा जावा सर्वलेट पेज, JSP, जावा सर्वलेट पेज, ये भी क्या है? चतुर्थ पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला लैंग्वेज है। इसके अलावा याद रखना माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ये सब इसके उदाहरण हैं। प्रश्न आ चुका है कि चतुर्थ पीढ़ी का लैंग्वेज कौन सा है? SQL आ चुका है, सीधा प्रश्न आ चुका है। JSP आ चुका है, जावा सर्वलेट पेज। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज चतुर्थ पीढ़ी वाला है, एक क्वेरी लैंग्वेज है, एक डोमेन बेस्ड लैंग्वेज है, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एक कोडिंग लैंग्वेज है। तो चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी भाषाओं का उपयोग किया गया? डोमेन बेस्ड लैंग्वेज का उपयोग किया गया, क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लिखा है ना, SQL का उपयोग किया गया। आ रहा है समझ में? और किसका उपयोग किया गया? तो सी भाषा का भी उपयोग किया गया है, ये भी याद रखना, सी भाषा का उपयोग किया गया। सी भाषा के बारे में ये याद रखना कि सी लैंग्वेज का उपयोग किसने बनाया था? सी भाषा को। तो जो सी भाषा, ओनली सी, अभी C++ भी बताऊंगा, वो भी एक लैंग्वेज है, वो भी कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। तो सी भाषा को सन 1972 में, देखो जो सी भाषा बनाया होगा, एक एडवांस भाषा है तो रिच रहा होगा। जो सी भाषा बनाया है, जो सी लैंग्वेज बनाया, वो रिच रहा होगा। तो सन 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था, डेनिस रिची ने बनाया। ठीक। अब डेनिस रिची रिच थे तो एक लैब खोले होंगे, तो AT&T लैब में बनाए थे, AT&T लैब में बनाए थे, ये भी याद रखना, AT&T लैब में बनाए थे। सी भाषा को सन 1972 में डेनिस रिची ने बनाए थे, AT&T लैब में बनाए थे। टी बेल भी लिख सकते हो, टी बेल था इसका नाम, AT&T बेल लेबोरेटरी था, लैब में बनाए थे। सी भाषा कैसी भाषा है? तो सिस्टम प्रोग्राम की भाषा है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आप किसी सिस्टम में प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग की भाषा है ये सी भाषा। बहुत महंगी, मतलब वो आदमी दिनों दिन रिच हो गया, जो सी भाषा बनाया वो रिच हो गया। डेनिस रिची नाम है इनका नाम। AT&T बेल लैब में इन्होंने क्या किया था? तो AT&T बेल लैब में इन्होंने
ये आविष्कार किया था। ठीक है, सी भाषा का उपयोग चौथी पीढ़ी में किया गया है। अब आती है पांचवी पीढ़ी, कौन से? अच्छा, रूबी पर्ल पाइथन भी याद रखना, रूबी पर्ल पाइथन। अच्छा, एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि जिस पीढ़ी में जिस कंप्यूटर, जैसे पर पाइथन का उपयोग ना चौथी पीढ़ी में भी किए, पांचवी पीढ़ी में भी किए, इसमें थोड़ा सा और एडवांस रूप डाल दिए। सी लैंग्वेज को भी थोड़ा एडवांस बनाए, C++ बनाए। उसको एक साइंटिस्ट आए, बोले सी लैंग्वेज ऐसा है ना, मतलब इसका ये प्रोग्रामिंग है, इसका ये सब कोडिंग डिकोडिंग है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा एडवांस करूंगा और एडवांस बनाऊंगा। तो दिन ब दिन एडवांस हो ही रहा है, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि चतुर्थ पीढ़ी का जो लैंग्वेज है इसको पांचवी पीढ़ी में नहीं किया गया होगा, कुछ कुछ लैंग्वेज को पांचवी पीढ़ी में भी किया है। लेकिन ये सब जो प्रश्न आ चुके हैं, ये सब जो एसएससी में, पीएससी में, एसएससी में और रेलवे में और वन डे एग्जाम में जो आ चुके हैं, इसका मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं। तो ये ऐसा कोई प्रश्न पूछ दे तो बस समझ जाना कि ये है, एनसीईआरटी में भी ये सब दिया है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा, कि भाई पांचवे पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया। पांचवी पीढ़ी को क्या कहा जाता है? पांचवी पीढ़ी को हम 1991 90 से भी मान सकते हो, से वर्तमान का जो समय चल रहा है वो कौन सा है? पांचवी पीढ़ी है। और पांचवी पीढ़ी में जिस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है इसे स्मार्टर लैंग्वेज कहा गया है, स्मार्टर नाम दिया गया, स्मार्टर लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। ये स्मार्टर लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। दूसरा क्या है? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की भाषा है, NLP AI। मतलब जो पांचवी पीढ़ी में जिस लैंग्वेज को अपन अभी उपयोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। तो पांचवी पीढ़ी में हम स्मार्ट हो गए हैं, और स्मार्ट हो गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने सिस्टम में भी स्मार्ट लैंग्वेज ला रहे हैं। अभी भी तुम अगर व्हाट्सएप के मेटा में मैसेज करना, और भाई क्या कर रहा है, तो भी गजब का इंसान जैसा जवाब देता है, मैं तो ठीक हूँ भाई, तू क्या कर रहा है। चैट जीपीटी तो गाली भी बकता है, तुम उसको बोलोगे अबे चूती है, तो वो भी बोलेगा तू चूती है, गाली क्यों दे रहा है, इस टाइप का लिखता है। हाँ, गूगल जेमिनी में भी तुम जैसा बात करोगे वो पलट के वैसा जवाब देगा। तो हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अभी का जो पांचवा पीढ़ी है वो एआई बेस्ड है। और एआई कैसा है? तो कहीं कहीं पर ये शब्द है, एनसीईआरटी में सेम शब्द है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वाली भाषा यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वाली भाषा यूज कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? इस भाषा को एक्सपर्ट अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर रहे हैं। तो अभी जो लैंग्वेज पांचवी पीढ़ी में हम उपयोग कर रहे हैं वो स्मार्टर लैंग्वेज है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, वो एनएलपी पर बेस है, वो एक्सपर्ट अपने हिसाब से इसको क्या कर रहे हैं? मॉडिफाइड कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पांचवी पीढ़ी के उदाहरण हैं प्रोलॉग, इसका एग्जांपल याद रखना, OPS5, मरकरी, मरकरी जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज का नाम है मरकरी, प्रोलॉग, OPS5, मरकरी, और कौन सा है? लिस्प। ये जो लिस्प है ये भी एक भाषा है, आ रहा है समझ? लिस्प का फुल फॉर्म है
लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग का ही नाम है लिस्प। प्रोसेसिंग का ही नाम क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग का ही शॉर्टकट है लिस्प। एक लैंग्वेज का नाम है लिस्प। और याद रखना, इस लिस्प को किसने बनाया था? तो फादर ऑफ सन 1958 में फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? जॉन मैकार्थी ने बनाया था। जॉन मैकार्थी ने बनाया था। भले उस समय बना दिए थे, लेकिन उसका यूज अभी कर रहे हैं अपन। उसका यूज अभी कर रहे हैं अपन, 5वीं पीढ़ी में उपयोग कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी को एआई का युग भी कहा जाता है। किसका युग कहा जाता है? एआई का युग भी कहा जाता है। एआई युग है, एआई एरा है, सारा काम एआई कर रहा है। तो 5वीं पीढ़ी में हम स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए स्मार्टर लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पर आधारित है। जो भाषा अपन यूज कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर भी अब हमारी नेचुरल भाषा को समझ रहा है। ठीक है, एक्सपर्ट मॉडिफाइड कर पा रहे हैं इसको। प्रोलॉग, OPS5, मरकरी, ये सब जितने भी भाषाएं हैं, ये सब के सब लिस्ट प्रोसेसिंग, मतलब लिस्ट कैसी भाषा है? C++। अब आता है C++ भी 5वीं पीढ़ी में उपयोग किया जा रहा है, जो C++ भाषा है। आ रहा समझ में? यहां पर एक तो चीज नोट करके रखना, जो मरकरी लैंग्वेज है, मरकरी भाषा का उपयोग 5वीं पीढ़ी में किया जा रहा है। 5वीं पीढ़ी में कभी कभी आता है मरकरी धातु का उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया है? मरकरी धातु का, तो याद रखना पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। जैसे आईसी चिप बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। वैसे ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मरकरी का उपयोग किया गया है। कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बने हैं जो मरकरी धातु से बने हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, वो वैक्यूम ट्यूब वाले। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मरकरी धातु का उपयोग किया गया है, लेकिन मरकरी लैंग्वेज का उपयोग किस में किया गया है? तो 5वीं पीढ़ी में। जो 5वीं पीढ़ी, मरकरी एक लैंग्वेज का भी नाम है, OPS5 एक लैंग्वेज का नाम है, प्रोलॉग एक लैंग्वेज का नाम है, लिस्प एक लैंग्वेज का नाम है, C++ एक लैंग्वेज का नाम है। याद रहेगा, C++ एक लैंग्वेज का नाम है। ये पांचों लैंग्वेज क्या है? ये 5वीं पीढ़ी की लैंग्वेज है। ठीक, इसे स्मार्टर लैंग्वेज भी कह सकते हो, इसे AI लैंग्वेज भी बोल सकते हो, इसे NLP लैंग्वेज भी कह सकते हो। ठीक, अब यहां पर C++ को एक्स्ट्रा याद रख लेना। जो C++ लैंग्वेज है, इसको कब और किसने बनाया था? तो देखो, C को कब बनाए थे? C को बनाए थे 1972 में। 1972 के बाद 73 आता है। 1972 से 73 में 10 और जोड़ दो, 1983। 72 के बाद 83, तो सन 1983 में, सन 1983 में किसने बनाया? किसने बनाया? तो जो भी C++ बनाया, देखो C लैंग्वेज को जो बनाया था वो रिच था। ठीक, जो C को जिसने बनाया था वो रिच था, और जो C++ बनाया, जो C++ बनाया वो बहुत बाजा बजाता था। जो C++ बनाया वो बहुत बाजा बजाता था। तो सन 1983 में बाजारने स्टेनो स्ट्रेप ने इसे बनाया था। ठीक, C++ एक उप्स लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? उप्स भाषा है। उप्स लिखाता है ना, कभी कभी देखे होंगे इंग्लिश में उप्स, कंप्यूटर में आता है ना उप्स, कुछ गलत होता है तो उप्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज।
आया समझ में? तो जो सी प्लस प्लस है वो एक उपस भाषा है। उपस भाषा का मतलब उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आ रहा समझ में? और ये कैसी भाषा है? तो सिस्टम प्रोग्राम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। सी का भी और सी प्लस प्लस का भी याद रखना, नोट। सी व सी प्लस प्लस दोनों का उपयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। एक शब्द लिखा है, चौथी पीढ़ी में हम जावा सर्वलेट पेज का उपयोग करते हैं। जावा एक भाषा है, उसको भी याद रखना। जावा जो भाषा है उसको चौथी पीढ़ी में भी उपयोग किया जाता है और पांचवी पीढ़ी के भी कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। जब हमको जावा लैंग्वेज इंटरनेट पर हमको कुछ काम करना है, इंटरनेट पर काम करने के लिए, एंड्रॉयड में ऐप बनाने के लिए, किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जावा भाषा का उपयोग किया जाता है। किसने बनाया था? तो जिसको जावा, देखो जावा खाने से ज्यादा गैस हो जाता है, जब आप जावा खाओगे तो पेट में गैस बन जाता है। तो जेम्स गैसलिंग ने बनाया था, जेम्स गोजलिंग ने बनाया था। कब बनाया था? कब बनाया था? तो पांचवी पीढ़ी का सन कब से है? 1991 से है, तो 1991 में बनाया था। 1991 में बनाया, लेकिन 1991 में बना तो लिए थे, लेकिन पब्लिश कब किए? तो 1995 में पब्लिश किए थे। 1955 में पब्लिश किए थे, ये पब्लिश किए थे। जो जावा लैंग्वेज है वो इंटरनेट पर आधारित है या इंटरनेट बेस्ड उसको बोला जाता है। एंड्रॉयड में ऐप बनाना रहता है, जब आप कभी एंड्रॉयड में ऐप बनाएंगे तो एंड्रॉयड में ऐप बनाने के लिए आप जावा में बनाएंगे, ठीक है। और डिस्क ड्राइव में ऐप बनाने के लिए याद रखना, नोट, कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि डिस्क ड्राइव में ऐप कौन से लैंग्वेज से बनाते हैं। डिस्क ड्राइव में अगर आपको कोई ऐप बनाना है तो वो पाइथन से बनाते हैं। पाइथन भी क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक। तो जेम्स गेसलिंग ने सन 1995 में बनाया था, एक लैब में बनाया था, एक कंपनी ने बनाया था। उस कंपनी का नाम था सन माइक्रो फार्मा, सॉरी सन माइक्रो सिस्टेमा, सन माइक्रो सिस्टेमा, सन माइक्रो सिस्टेमा कंपनी का नाम था, जिसका वर्तमान नाम अब ऑरेकल कॉरपोरेशन हो गया है। याद रखोगे? तो जो जावा लैंग्वेज है 1991 में बनाया गया था। जब से पांचवी पीढ़ी शुरू हुई तो जावा का उपयोग पांचवी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी में भी उपयोग किया जाता है, मतलब जो पुराने कंप्यूटर है उसमें भी अपन यूज कर सकते हैं। जावा जो है उसको जेम्स गेसलिंग ने बनाया था, है ना। जावा खाने से ज्यादा गैस बन जाता है, तो जेम्स गेसलिंग ने सन 19 किस कंपनी में बनाया था? तो सूर्य से रिलेटेड इनका एक कंपनी था, सन माइक्रो सिस्टेमा, जिसका आज का नाम क्या है? ऑरेकल कॉरपोरेशन आज इसका नाम हो गया है, जिसने जावा को बनाया था। तो देखिए पांचों पीढ़ी में हमने किस किस भाषा का उपयोग किया है, किस भाषा का उपयोग किया जा रहा है। और याद रखिएगा कि मरकरी एक भाषा भी है और मरकरी एक धातु भी है। मरकरी का जो भाषा है, मरकरी भाषा
पांचवें पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मरकरी धातु का उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो हमने ये देखा कि पांचों पीढ़ी में कौन कौन सा लैंग्वेज उपयोग किया जा रहा है। कल की क्लास में हम लोग अब इसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना पढ़ लेना और रट लेना।